मन हमारा तय कर लिया है मन ने कि पढ़ना खूब है, तो कोई समस्या है नहीं किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर। अब बात आती है कि कौन सी चीज़ को कैसे पढ़ें। फिर मैंने जब अभी आपसे कहा कि जो एकेडमिक में पढ़ के आए हो कि ये आपको सिर्फ सपोर्ट करेगा, फिर पढ़ना क्या है, कंपटीशन में क्या है, तो यू आर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक स्टडी और कॉम्पिटिटिव स्टडी। अंतर क्या है? देखो, कंपटीशन का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब है प्रतिमानी विपरीत, जो और विपरीत है हमारे विपरीत। जैसे किरण है, किरण के आप सब विपरीत हैं, तो विपरीत से अधिक योग्य होना। तो अधिक योग्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो सब करना पड़ेगा जो अधिक योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना? तो सबसे योग्य बनना है। अब सबसे योग्य बनने के लिए सब तो आपके पास नहीं है, कैसे पता लगे कि हम सबसे योग्य हैं? तो उसका एक ही तरीका है कि क्लास में, जो क्लास चल रही है उस क्लास में होने वाले टेस्ट में हर एक का मन हो कि मैं टॉप करूं, मेरी फर्स्ट पोजीशन आए। जिससे कि क्या होगा, हम चेक करते रहेंगे और चेक करने का मौका भी आपको हर वीक मिलेगा। चाहे कोई एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो रहा है, ऑब्जेक्टिव हो रहा है, लेकिन उससे आपका ये तय करने का समय मिलेगा कि मैं वाकई में इस कंपटीशन में सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। मान लो 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उन 100 स्टूडेंट्स में से जिसका 100वां नंबर आ रहा है, तो उसकी संभावना बहुत कम है, मुश्किल है। अब वो ये कहता है कि नहीं, वहाँ तो 40,000 बैठेंगे, लेकिन इस क्लास में से सारे पास नहीं होंगे, जो ऊपर के लेवल पर होगा वो पास होगा। तो ऊपर के लेवल पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दो चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ आपके सामने स्पष्ट करूँगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो कुछ तो चीज़ें हम आज ले लेते हैं कंपटीशन के संदर्भ में, जिससे कि आपकी पहली क्लास में ये स्पष्ट हो जाए कि करना क्या है। आरजेएस और आरएचजेएस। अब आरएचजेएस का नाम भी आरजेएस हो गया है, सब राजस्थान जुडिशल सर्विस हो गई। अब आरएचजेएस, आरजेएस और आरएचजेएस पहले अलग अलग होते थे। राजस्थान हायर जुडिशल सर्विसेज होते थे, इसमें सेशन जजेस या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस आया करते थे, और अब सबको आरजेएस कर दिया उन्होंने, सबके साथ ही आरजेएस लगना है। ठीक है ना? और लेकिन जो आरजेएस, ये जो आरजेएस हैं, ये जो इनको भी मैंने अभी आपको बताया कि आरजेएस कर दिया है। ये जो आरजेएस हैं, इनमें और इन आरजेएस, इनमें क्या अंतर है सब लोग जानते हैं ना। ये जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी लॉ क्लियर किया हुआ है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इन्होंने लॉ करने के बाद
एज एन एडवोकेट सेवन ईयर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया है, केवल वही दे सकते हैं। अब पहले इस बात पे आ जाते हैं कि करना क्या है। तो दो चीज़ें हैं, इन दोनों एग्ज़ाम के संबंध में बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो है आपकी गाइडेंस, कौन आपको गाइड कर रहा है, आपका ट्यूटर कैसा है, एक चीज़ तो इस पर डिपेंड करती है। दूसरी, हमारे एफर्ट्स, प्रयास, हमारे क्या प्रयास हैं, हमारे एफर्ट्स क्या हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो गाइडेंस पे सेकंड में आऊँगा। तो इसकी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना है। जैसे ये आप सेलेक्ट होते कैसे हैं, कोई भी व्यक्ति सेलेक्ट कैसे होता है, ये डिपेंड करता है उसकी ऊर्जा, एनर्जी पे डिपेंड करता है। आप सोचोगे कि बहुत हमने तो पतले दुबले लोग देखे हैं, वो भी सेलेक्ट हो गए, पहलवान नहीं हुए। एनर्जी का मतलब यहाँ मानसिक एनर्जी से है, आपकी मेंटल एनर्जी कैसी है, और फिर मेंटल एनर्जी की उपयोगिता, वेयर यू आर यूटिलाइजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी, कहाँ उसका यूज़ कर रहे हैं। देखो, जब आप थके थके से होते हैं तो कभी कभी सोचते हैं नहीं आज क्लास नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उस दिन आपके पास एनर्जी नहीं है, तो आपको एनर्जेटिक रहना है। दूसरी बात, जब एनर्जेटिक रहेंगे तब आपकी आदत, हैबिट्स आपको सपोर्ट करेंगी। किन्हीं के पास हैं और किन्हीं को बनानी पड़ेंगी। जिनके पास नहीं है उन्हें अच्छी आदतें ईजाद करनी पड़ेंगी। नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब आदत कैसे? जैसे मैंने अभी आपसे एक बात कही कि आपको डेली, आपका किसी का फ़ोन बज रहा है, डेली क्लास आना है। तो डेली क्लास आना है तो क्लास आएंगे डेली, बहुत सारे स्टूडेंट डेली आते हैं, लेकिन उन्हें टाइम पर आना है। ये एक आपकी आदत है। मान लो आप सोचते हो नहीं 15 मिनट लेट भी आ जाए तो क्या असर पड़ेगा? पड़ेगा। कंपटीशन गुणों का सिलेक्शन है, आप कितने गुणवान हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो इसी तरह की बहुत सारी आदतों के संबंध में बात और आगे करेंगे। फिर आपका कमिटमेंट्स, प्रॉमिसेस, आप कितनी प्रॉमिस करते हैं, और प्रॉमिस किसी और से नहीं, अपने आप से प्रॉमिसेस। देखो, आज जैसे आप क्लास आए हैं, डेली आपको कुछ न कुछ होमवर्क होगा, यहाँ कुछ तैयार कराया जाएगा, उसको आपको हर रोज़ याद करना है, या कुछ प्रैक्टिस का काम है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप प्रैक्टिस ना करें। मान लो ये कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे, तो परिणाम वैसे ही आने हैं। ठीक है ना? तो इस पे तो क्या बहुत सारी लंबी क्लास हो सकती है, जिसे मैं आपको अलग अलग चीज़ों को बताता जाऊं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो आपकी जो प्रॉमिसेस, तो प्रॉमिसेस आपकी कैसे होने चाहिए? अपने आप से प्रॉमिसेस। आपका जो संघर्ष होना है वो आपसे ही होना है, किसी दूसरे से नहीं होना। आपका मन कहेगा कि नहीं आज छोड़, कल देखते हैं क्या असर पड़ता है, आज तो ज़्यादा कोई सेक्शन नहीं, पढ़ाई नहीं जाने, आज तो सिर्फ टेस्ट है। तो जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप मान लीजिए जो अपने साथ की हुई प्रॉमिसेस को निभा रहा है वो सेलेक्ट होगा, हम नहीं होंगे। और वो कहाँ बैठा है हमें नहीं पता,
इट मे बी पॉसिबल, इट मे सिट इन क्लास, हो सकता है कि वो बाहर भी हो सकता है कहीं दूसरे स्टेट में काम कर रहा हो सकता है यहाँ बैठ के कर रहा हो। तो ये आपके प्रॉमिसेस। अच्छा, देखा जाए तो कुछ कुछ इसी का हिस्सा है। फिर आपका डिटर्मिनेशन, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि जिन्होंने सोचा कि चलो आरजेएस करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइट किया, पता लगा रहे छोड़ भाड़ में आने दे, कल से कोर्ट ज्वाइन करेंगे। किसी ने कह दिया अरे कुछ नहीं है, मजिस्ट्रेटों से ज़्यादा एडवोकेट कमा लेते हैं। मतलब कैसे ही भ्रमित कर दिया, नहीं हम तो एडवोकेसी करेंगे। एडवोकेसी में जाने लगे, थोड़े दिन बाद उन्हें लगा अरे कुछ नहीं है, यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, अब के आरजेएस दे लेते हैं, अब के अच्छी वैकेंसी आ रही है, या एडीजे दे लेते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेशन है आपका, आपने तय कर लिया है टू बिकम ए जुडिशियल अफसर, तो अब चेंज मत हुई है, ठीक है ना, चेंज मत हुई है, कभी भी इससे हानि नहीं होनी है। बहुत सारे एडवोकेट्स यहाँ जुडिशरी के लिए पढ़ने आए, हर जुडिशरी के लिए, और कुछ का चयन हुआ। मेरे पास जो आए उनमें से सिर्फ 19 लोग ही हायर जुडिशल सर्विस में पहुंचे, बाकी नहीं पहुंचे। पढ़ने तो काफ़ी ज़्यादा आए थे, लेकिन सारे नहीं पहुंचा पाया मैं। मेरे पास ऐसा कोई गुण नहीं था कि मैं सारों को पहुंचा पाता, क्योंकि उनके अपने गुणों का सिलेक्शन था। सिर्फ 19 लोग ही डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में पहुंच पाए, बाकी नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो बाकी नहीं पहुंच पाए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा कैसे किया वो मैं आपको बताता हूं। देखो, कोर्ट जो मिलकर बनी है, एक जज है, एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है यदि हम क्रिमिनल की बात करें, और एक कोई डिफेंस का एडवोकेट है। 3 लोग मिलकर उस कोर्ट को रन कर रहे हैं और न्याय अन्याय के संबंध में प्रॉपर जजमेंट चाह रहे हैं। देखिए, जो जज है वो पढ़ कर गया है, जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है उसने एपीओ का एग्ज़ाम दिया होगा, इधर जो एडवोकेट है, तो एडवोकेट से और जज से एडिशनल कुछ पढ़ाई की है। यदि मेरे को कई बार आश्चर्य होता है कि मेरे पास एक व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं आया इन 15 सालों में जो ये कहे कि मैं एक अच्छा जज वो एडवोकेट बनना चाहता हूँ इसलिए पढ़ने आया हूँ। मैं 2-3 दिन पहले एक वकील साहब को मेरे पास एडीजे के लिए आए, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा जी आप ये बताइए कि लॉ कितने रुपए में की थी आपने। उन्होंने कहा कि करीब करीब 15 से 20 हज़ार रुपये लगे होंगे मैक्सिमम। मैंने कहा आपको टाइम कितना हो गया। कुछ करीब करीब 12 साल की प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस कैसी है कि हाँ ठीक है, परिवार चल जाता है। 20 हज़ार रुपये जो आपने अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर खर्च किए, उससे आपका परिवार चलता है। कभी सोचा कि और 2 लाख रुपए डालूं और ज़्यादा बड़ा वकील बनूं और अच्छा करूं, ठीक है ना। तो वो उन्होंने सोचा नहीं कभी। तो ये जो पढ़ाई हो रही है, इससे
कभी भी कोई भी व्यक्ति लॉस में जा ही नहीं सकता, लॉस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है कि डिटर्मिनेशन रहना है। जब आप एज एन एडवोकेट, मान लो 0.1% आपका सिलेक्शन नहीं होता, एज एन एडवोकेट जीवन में कुछ कर रहे होगे तो आप पे आपकी ये पढ़ाई आपके काम आ रही होगी, और आप दृढ़ निश्चयी हैं, तब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको ही लेना है। तो इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब आते हैं हम गाइडेंस पे, क्योंकि हमें क्लास लेनी है, तो क्लास के संबंध में हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस। गाइडेंस के संबंध में हम समझने की कोशिश करें कि गाइडेंस क्या है। आप मेरे पास आए हैं, आपने कहीं सुना होगा, पूछा होगा, हु इज़ M.K. सिंह, उनके क्या रिजल्ट हैं, क्या उनके पुराने तौर तरीके हैं, कैसा पढ़ाते हैं, ये भी जानने की कोशिश की, और जिन्होंने नहीं जाना वो अब जान जाएंगे, ठीक है ना। तो आप गाइडेंस किससे ले रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। अब बात आती है कि इस गाइडेंस में हम क्या करें, हमारा योगदान कैसा होना चाहिए, क्योंकि टीचर तो गाइड कर रहा है, तो टीचर को फॉलो करना है, जैसे जैसे वो बताए वैसे करना है। मान लो आप और बहुत सारे लोगों को भी जानते हैं, तो एक ही चीज पर कई लोगों से गाइडेंस प्राप्त करेंगे, तो हो सकता है कि उनका रास्ता यूं होकर कान पकड़ने का हो, और मैं आपको यूं बता रहा हूं, दोनों रास्तों से कान पकड़ा जा रहा है, लेकिन होगा क्या, एक भ्रम पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस गाइडेंस में आपको करना क्या है कि यू आर टू फॉलो योर टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू डिसाइड कि हु विल बी योर टीचर। इफ you have decided your teacher, your guide, your coach, then you are to follow him, उसी के अनुसार चलना है, ठीक है ना। अपने अपने सबके तरीके हैं, मेरा अपना तरीका है, देश भर में पढ़ाने वाले मेरे जैसे ही बहुत सारे टीचर्स के अपने तरीके हैं। तो अपने टीचर को, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, यहाँ आए हैं राजस्थली में आए हैं, तो राजस्थली के टीचर्स को फॉलो करना है। अलग सब्जेक्ट के टीचर है, जैसे इंग्लिश का टीचर है तो इंग्लिश वाले को फॉलो करना है, हिंदी वाला जैसा बताया वो वैसे हिंदी वाले को फॉलो करना है। क्योंकि जिन टीचर्स को लैंग्वेज के लिए हमने रखा है, या हम किसी लॉ के सब्जेक्ट पर मैं दे रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने तय किया होगा ना, मैंने उसकी गुणवत्ता को जाना होगा। तो क्या समझ में आया आपको कि फॉलो करना है टीचर को। तो गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि आपको अपने टीचर को फॉलो करना है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। टीचर ने कहा कल ये सब्जेक्ट आपको ऐसे ऐसे घर पे ऐसे तैयार करना है, आप कल तैयार होके नहीं आए, आपने कहा सर मैं इसे लिख लिख के देख रहा था और उन्होंने कोई दूसरा तरीका बताया था, तो आपका तरीका और उनका तरीका विरोधाभासी हो गया। जब विरोधाभासी हो गया तो बेहतर ये था कि हम हमारे उस टीचर से, हमारे कोच से डिस्कस करते कि ऐसा क्यों है। जब हम ऐसा करते तो आपको दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। तो गाइडेंस में ऐसा करना है। अब चूंकि गाइडेंस पर हर रोज नहीं तो कभी कभी जब भी लेक्चर्स होते रहेंगे, हम बताते रहेंगे आपको करना क्या है, कैसे करना है, तो बहुत लेक्चर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं और आगे की, कि जब हमारे पास ये सारा कुछ हो गया, तब हमें सबसे पहले क्या करना है
कि एक अपना घर पर रूम तय करिएगा। मान लो आप किन्हीं के साथ शेयर में रहते हैं, कोई आपका रूममेट है, तब आप अपना कोना तय कर लीजिए अपने रूम में कि ये मेरे वाला कोना है, ये उनके वाला कोना है। एक कोने में अपना टेबल चेयर लगा लीजिए और वहाँ पर आपको बेयर एक्ट्स, कौन से बेयर एक्ट, जो आपके सिलेबस में है, केवल वही लीजिएगा जो आपके सिलेबस में है। आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडीजे, तो जो एडीजे का सिलेबस है वो सारे बेयर एक्ट खरीद लीजिए, और जो आरजेएस का सिलेबस है वो अपने आरजेएस के बेयर एक्ट्स रख लीजिए। दूसरा, राजस्थली नोट्स सभी सब्जेक्ट्स पर, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में हैं, कोई नया जुड़ा है तो हम उसका प्रिपेयर करते हैं, तो वो नोट्स हमने बनाए हुए हैं। तो वो नोट्स आप सारे के सारे ले लीजिए और आप सीक्वेंस में उन नोट्स को रखिएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। प्लस रेफरेंस बुक्स की हम आपको लिस्ट दे देंगे कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स आपको लेनी है। तो ये आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, वो बेयर एक्ट, राजस्थली नोट्स। अब देखो करना क्या है कि फोकस कहाँ करना है, ये हमें हर समय आपके साथ टीचर नहीं होता। टीचर से आप कभी फ़ोन पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है। तो ही इज़ नॉट अवेलेबल 24 आवर्स, बट यू हैव बुक्स एट योर होम। तो आप उन रेफरेंस बुक्स में कोशिश करिए कि कौन सी चीज़ है वहाँ से मिल जाए तो उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन बेयर एक्ट और नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? इट विल डिपेंड ऑन योर माइंड कि कितने बार में आपका माइंड उसे तैयार कर लेता है। अब यहाँ आए हैं, इट इज सीआरपीसी, इट इज सीआरपीसी। आप जानते भी हैं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। और ये देखा जाए तो बहुत मोटी नहीं है, ये इंग्लिश और हिंदी में है। देखा जाए तो आधा हो गया, तो आधा हम इतना ही पढ़ेंगे, एक लैंग्वेज में तो इतना ही पढ़ेंगे। और भी देखा जाए तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, और फॉर्मेट का पार्ट भी हम निकाल दें तो करीब करीब ये इतना पार्ट है और निकल जाता है इसमें से। मतलब इतने पार्ट के हम 2 हिस्से करें तो करीब करीब सीआरपीसी इतनी रह जाती है। इतना ही पढ़ना है। अब पता है, इतना पढ़ने के लिए पढ़ तो आप इसको आज जाएं तो कल शाम तक खत्म कर देंगे। मतलब 30-35 घंटे में इजीली पढ़ा जा सकता है, और सिर्फ रीडिंग ही लगाई जाए तो 10 घंटे पर्याप्त हैं। लेकिन आप आए किस लिए हैं? टू अंडरस्टैंड दिस एक्ट, टू लर्न दिस एक्ट। टू लर्न दिस एक्ट मीन्स ये किताब, ये बेयर एक्ट यदि आपके दिमाग में पहुंच जाए, फिर कुछ भी पूछो तो क्या होगा, आप उत्तर दे देंगे ना। मान लो आरजेएस का एग्जाम कंप्यूटर से कराया जाए तो कंप्यूटर विल गिव all correct answers because it is already feeded in it। जब उसमें है तो दे रहा है ना आंसर, तो इट इज जस्ट अ कंप्यूटर। और यहां रख दी जाए ये किताबें तो क्या होगा,
इजीली आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तब आप यहाँ जो आए हैं ना, इसी के लिए आए हैं कि ये किताब यहाँ कैसे आए, है ना? इट इज़ माई कमिटमेंट टू यू कि ये किताब आपके डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। और दूसरा, ये VCRPC है, दीज आर द नोट्स मेड बाय मी। इसी तरह की ये सारी किताबें हैं, इनमें सारा सिलेबस आया हुआ है, इनमें पीछे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, जैसे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि आरजेएस में कब कब आए, ये चैप्टर पूरा हो गया, ये कब कब आए, ये आपको पता लग गया, ठीक है ना? आरजेएस में कब आया, एडीजे में कब आया, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे राजस्थान एडीजे एग्जाम में ये प्रॉब्लम जो सी टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आया है, तो ये पूछा गया है। यूपी PCSJ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज इन बोथ लैंग्वेजेस, इन हिंदी और इन इंग्लिश। आपका मीडियम कुछ भी है तो वो मीडियम, दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है। इसमें इम्पोर्टेंट केसेस विच आर डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, वो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट का मतलब है कि लॉ में जो कुछ भी दिया हुआ है, या तो वो एक्सप्लेन करता हो या कोई न्यू प्रिंसिपल निर्धारित करता हो। तो न्यू प्रिंसिपल निर्धारित करने वाला केस लॉ कहलाता है। यदि वो उस केस लॉ पर कुछ लाइनें बन गई हैं तो फिर वो केस लॉ नहीं है, ठीक है ना? तो वो दे रखा है। तो हमें लाना क्या है कि ये बैरेक्ट और या ये नोट्स दोनों हमारे दिमाग में आ जाए, फिर CRPC पे आने वाले समस्त क्वेश्चंस का जवाब हम दे सकते हैं, वेदर दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में एक एडिशनल बात और है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडीजे, तो एक बात और है। वो बात क्या है? आपका अभ्यास, लिखने का अभ्यास। वो मेंस में आपको, आरजेएस वालों को भी, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ अभ्यास से आती हैं। कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा दे, वो बता सकता है। आप एक एग्जांपल से आप इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको कार चलाना सिखाता हूं, और मैं इस क्लासरूम में ही आपको कार चलाना सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये गेट खोलते हैं, अंदर इसमें एक स्टीयरिंग लगी हुई है, इसमें एक तरफ ब्रेक है, फिर आपका एक्सीलेटर है, एक क्लच है, ये गियर है, और मैंने फोटोग्राफ्स भी आपको दिखा दिए। और फिर मैंने आपको बता दिया कि पहले पहला गियर डालते हैं, थोड़ा सा स्पीड एक्सीलेटर देकर बढ़ाते हैं, और फिर सेकंड गियर डालते हैं, फिर थर्ड डालते हैं, और फिफ्थ डालते हैं, फिर ऐसे ऐसे। और जब कोई सामने आ जाता है तो ब्रेक लगा देते हैं। और अब मैंने आपको चाबी पकड़ा दी, आपने बिल्कुल रट लिया उसको पक्का, और अब मैंने आपको चाबी पकड़ा दी कि जाओ कार चलाओ। इज इट पॉसिबल टू ड्राइव द कार? क्यों? आपने समझा दिया, लेकिन कुछ काम दिमाग सिर्फ अभ्यास से करता है। इफ यू हैव अ गुड प्रैक्टिस, शुरू शुरू में सब लोग चलाते हैं, कहीं इधर घुमा देते हैं, कभी गियर का पता नहीं होता, कभी ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन एक समय आता है कि आप 150 की स्पीड पे भी कार चला रहे होते हैं और फ़ोन भी आ जाता, फ़ोन पर बात कर लेते हैं। तो क्या है ये? अभ्यास। तो क्या करना पड़ेगा? तो जो लिखने वाले क्वेश्चन हैं,
जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मेन एग्जामिनेशन है, आप कितने भी नोट्स पढ़िए, मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, दुनिया भर के नोट्स पढ़ लीजिए, दुनिया भर की किताबें पढ़ लीजिए, ये तब कंप्लीट होगा जब आपने क्या किया हुआ है, जब आपने उसका प्रॉपर अभ्यास किया हुआ है। अगेन एंड अगेन यू आर गिविंग द टेस्ट पेपर, वी आर चेकिंग देम, और उसमें से जो गलतियां हैं उन गलतियों को बता रहे हैं। जब कार चलाते हैं तो मान लो बहुत तेजी से हमने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया तो वो मना करता है ना कि नहीं नहीं बस इतना ही रखना है, इस पर पैर हटाइए। या हमने तेजी से ब्रेक लगा दी तो वो मना करता है ना कि नहीं ऐसे ब्रेक नहीं लगाते, धीमे से लगाते हैं। तो वो क्या कर रहा है, ही इज योर कोच, वो बता रहा है कि ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना। तो जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है कि मेंस के लिए अभ्यास जरूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं, अब उनके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है मेंस की तैयारी करने के लिए। वो कोशिश करते हैं बहुत सारी गाइडें खरीद लाओ, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। क्या असर पड़ेगा? आप क्वेश्चन आंसर वही क्वेश्चन दे दिया जाए और पेपर पहले से आउट कर दिया जाए और आपको बता दिया जाए तो भी आपसे बेहतर आंसर लिख के दूसरा आ सकता है। कारण क्या है कि आपने अभ्यास नहीं किया। तो वो अभ्यास करना पड़ेगा। पहले एक छोटा क्वेश्चन दिया और उसको आपने अपने मन से लिखा, कंटेंट को जैसे फिट करना होता है वैसे फिट किया। पता लगा कि जो चीज पहले आनी थी वो उसे बाद में लिखा, बाद में आनी थी पहले लिखा, लेकिन बाद में दूसरे आंसर में फिर चेंज आया, तीसरे में फिर चेंज आया। धीमे धीमे फिर आपको पता लग गया कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स की शुरुआत होती है और ऐसे उनका लिखना होता है। जब आपको यह बात पता लग गई तब आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ गया जिसके बारे में आपको कंटेंट वाइज बहुत कम नॉलेज है, लेकिन आफ्टर ऑल यू कैन गिव अ प्रॉपर नॉलेज कि लगभग ये बातें हैं। मेरे को उसमें हो सकता है कि सेक्शन नहीं पता हो सकता है कि ये बात एग्जैक्ट ना पता हो, लेकिन सीक्वेंस लगभग ये चीज़ों की है। वो कैसे? क्योंकि आपने वो अभ्यास किया हुआ है। इस एग्जाम्पल को ऐसे और समझ सकते हो, यू आर एक्सपर्ट टू ड्राइव द कार। अब आपको ट्रक दे दिया तो ये बात सही है कि ट्रक को ड्राइव करने में आपको दिक्कत आई क्योंकि बड़ा है, साइज बड़ा है, स्टीयरिंग और ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन ये सच मानिए कि ट्रक भी हो सकता है कि 1-2 दिन में आप उस ट्रक को चला लेंगे, क्योंकि तरीका वही है। आपने आरजेएस दिया हुआ है, नाउ यू आर गोइंग टू अपीयर इन एडीजे एग्जामिनेशन। इट इज जस्ट अ डिफरेंस कि कार न चला के आप ट्रक चला रहे हैं। अब मान लो कोई कह रहा है मैंने तो पहले कार नहीं चलाई थी, मैं तो सीधे ट्रक चला रहा है ना, तो क्या सीधे ट्रक नहीं चला सकते? अब देखो गांव के जो लड़के हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते और वो सीधे क्या करते हैं, सीधे ट्रक के वाले के साथ रहते हैं और ट्रक ड्राइवर हो जाते हैं और ट्रक चलाते हैं। उन्होंने तो कहीं ट्रक चलाना नहीं सीखा, वो उसके साथ रहते रहते थोड़ा 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 थोड़ा, वो पढ़े लिखे भी नहीं है। तो क्या समझ में आया? अभ्यास। पता कि एक वकील साहब मेरे से कह रहे थे कि देखो वो वकील साहब को बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती, मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है
और पता नहीं जज उनको रिलीफ दे देते हैं, मुझे नहीं दिया। मैंने कहा, और मैंने पिछले बार इंटरव्यू भी दिया था, ये दिया था, लेकिन मैंने उनको कहा कि क्या आपने वो वाली प्रैक्टिस की हुई है? कि कौन सी? जो जज के सामने किन्हीं चीज़ों को प्रस्तुत करने का तरीका, उन फैक्ट्स को आपने कंपटीशन पास किया, आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन आपने वो अभ्यास तो नहीं किया कि हाँ, वो अभ्यास तो नहीं किया। तो आप क्या चाहते हैं कि जो अभ्यास मैंने कार चलाने वाला किया, मैंने मर्सिडीज चलाने वाला किया, लेकिन मैं ट्रैक्टर में अभ्यस्त हो जाऊं, या मैं ट्रक में अभ्यस्त हो जाऊं, या मैं और किसी और चीज़ में अभ्यस्त हो जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। अर्थात वो चलाना पड़ेगा, वो अभ्यास करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि जैसे ही आप उस तरफ आएंगे तो आप बहुत जल्दी उसको सीख लेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गई? अभ्यास तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इन आरजेएस और इन एडीजे। इट इज स्टार्टेड इन दिस ईयर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स इन एडीजे। तो ये तो फर्स्ट टाइम है, पहले मेंस ही होता था, पहले आरजेएस का भी मेंस होता था। तो छटनी करने के लिए प्री होता है और फिर मेंस। तो सिलेक्शन तो मेंस के आधार पर होता है, वेदर इट इज़ आरजेएस वेदर इट इज़ एडीजे, दोनों में ही। क्योंकि मार्क्स किसके जुड़ते हैं? मेन एग्जामिनेशन के। एक्चुअल एग्जाम कौन सा है? मेन एग्जामिनेशन इज एक्चुअल एग्जामिनेशन, उसी से सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू में कम भी आए हो तो भी चल जाएगा। सब कुछ किस पर डिपेंड है? मेन एग्जामिनेशन। तो आपको अभ्यास शुरू से ही करना है, वो एक महीने में अभ्यास नहीं हो पाएगा। अर्थात यदि मैं आपको इन बेयर एक्ट को, इन सीआरपीसी को, नोट्स को आपके दिमाग में रख भी दूं, तब भी आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अच्छा कर पाएंगे। अच्छा करने के लिए क्या जरूरी है? उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो बातें हम अभी तक निकल कर आई। एक बात तो निकल कर आई कि हम ये जो कंटेंट हैं, हम किसी भी कंडीशन में हम यहाँ लाएं, और फिर हम उन कंटेंट्स के ऊपर एग्जाम का अभ्यास करें। दो ही बातें हैं इंपॉर्टेंट। और जो तीसरी बात है, आपकी पर्सनैलिटी। आप रोज यहां आएंगे, आप रोज अपने टीचर्स को देखेंगे, टीचर्स के बात करने का तरीका देखेंगे, उनका भाषा देखेंगे, उसके आधार पर आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। अलग से कोई प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे तो जो डर पैदा हो गया है कि पता नहीं जजेस इंटरव्यू लेंगे तो वो पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसे हम बात करेंगे, वो आपके और उनके बीच में एक वार्तालाप है। तो हमने जिस तरह के मॉक इंटरव्यूज़ राजस्थली के यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, वैसा आपके लिए भी करेंगे। उससे आपका वो अभ्यास भी हो जाएगा। तो मान लो 4-5 मॉक इंटरव्यू आपने दिए हुए हैं अलग अलग बोर्ड के सामने, तो क्या होगा? वही उसी तरह के जज, उसी तरह का बोर्ड यहाँ बनाया जा रहा है। फिर आपको लगेगा वैसे ही लोग हैं। ये एक अलग बात है, ये रिटायर होकर आ गए हैं, पहले ये भी लिया करते थे। तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो मेरी समझ में आती है, हमें शुरू से ही मेंस की तैयारी करनी है, मेंस के मामले में अभ्यास करना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहुत सारे टेस्ट पेपर्स देने हैं।
जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि कितने कंटेंट हमारा तैयार है, कितनी चीज़ें तैयार हैं। जो डेली क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं उनके भी जवाब आप दे सकें, ठीक है ना। तो डेली में जैसे 10 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो कोशिश करिएगा 10 में से मुझे कितने आए। और जो डेली टेस्ट पेपर होता है, वो वीकली टेस्ट पेपर होता है, उसमें अच्छा करिए। तो ये आप रख लेंगे अपने रूम में ले जाके सारी चीज़ें आपके पास। ये नहीं होना चाहिए आज मेरे पास बेरेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो उतने ही बेरेक्ट लेके आती हूँ जो मेरा सब्जेक्ट चल रहा होता, दूसरे नहीं करती मैं, वो नहीं। उसके पीछे मैं बता दूं कि ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। जैसे भी मैं पढ़ाना शुरू करूँगा कुछ चीज़ों को तो आपको पता लगेगा कैसे जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मैं आज जो बताने वाला हूँ कि एक तो करना क्या है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज नहीं आए, मुझे पता था कि कम आएंगे, इसीलिए मैंने 1-2 दिन 3 दिन के लिए मैंने सोचा चलो स्टूडियो में करते हैं एक बार। 20-30 लोग तो यहीं बैठ के कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट क्लास। नेवर मिस फर्स्ट क्लास, वेदर इट इज ऑफ लैंग्वेज क्लास और लॉ क्लास, डोंट मिस इट, ठीक है ना। तो कभी भी नहीं करना है ये। अब देखो, मैंने जो अभी आपको बात कही कि सारे बेरेक्ट हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि कभी एक ले लिया फिर ले लिया फिर, ये सब उस एग्जामिनेशन उस कंपटीशन के लड़ने के हथियार हैं जिन्हें हमें शुरू में ही रखना है। तो देखो, मैं उसका एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये सीआरपीसी है, सीआरपीसी 1973। इसमें 484 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल बने हुए हैं। और आपने कहा ठीक है हम शेड्यूल देख लेते हैं। जैसे आप गए फर्स्ट शेड्यूल देखने तो पता लगा कि ये तो आईपीसी के सेक्शंस लिखे हुए हैं। अब आईपीसी का बेरक नहीं है आपके पास, तब आईपीसी का बेरक होना चाहिए ना। फिर आपको पता लगा कि इसका शेड्यूल सेकंड देखते हैं। अच्छा, ये तो ये बात कह रहा है कि वो अदर स्पेशल एक्ट्स और उनके संबंध में कह रहा है, तो वो तो एक्ट हमारे पास नहीं, हम तो सिर्फ आईपीसी वो सीआरपीसी लाए थे। तो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो सारे बेरेक्ट्स अपने पास रखिए। कुछ बेरेक्ट्स जो पहले के रखे हुए हैं या अभी अमेंडमेंट होते हैं तो अभी बिल्कुल नए वाले लेने हैं उनसे। कोशिश करो कि सारे बेरेक्ट नए लो, नए से मतलब अभी बिल्कुल लेटेस्ट नए। बिल्कुल लेटेस्ट। हाँ, सारे में नए लेने के पीछे जो जोर दे रहा हूँ उसके पीछे कारण है। आप नए सिरे से तैयार करो, नए सिरे से निशान लगाओ, बिल्कुल नए किताबें होनी चाहिए, नई पुस्तकें कोशिश करें नए लाइए आप। उनमें अपने फ्लैप कार्ड और जो भी बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं वहाँ भी इनके कुछ मिल रहे हैं ना, ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बेरेक्ट वगैरह ऑनलाइन भी आ रहे हैं ना, तो ऑनलाइन मंगा लो सारे इकट्ठे ही। और आप चाहे वो बाज़ार से ले आओ जाके, जो भी आपको सुविधा लगे। लॉ जनरल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए हम बैठे हैं, उनके लिए हम बैठे हैं। जो भी कोई केस नया केस आया तो फिर हम बताएंगे ना को उसमें क्या डिसाइड हुआ, उसको हम लिखा देंगे ब्रीफ। आप इतना पढ़ेंगे तो फिर तो आप अकेले ही कर सकते थे, फिर कोचिंग की ज़रूरत नहीं थी। फिर हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे, जो गाइडेंस वाला पार्ट है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कुछ नहीं लाना, मैंने बताया ना यही लाना है बस। देखो, एक सिद्धांत और समझ लीजिएगा, कम किताबें ज़्यादा बार स्टडी, ज़्यादा किताबें कम बार स्टडी नहीं। मान लो सीआरपीसी की आपके पास 4 किताबें हैं, आप कैसे पढ़ेंगे उनको। मान लो 4 किताबों को आपने एक एक बार पढ़ा, अलग अलग किताबें हैं,
एक ही किताब होती तो आप उसे 4 बार पढ़ते ना, तो 4 बार में क्या होता, उसमें ज़्यादा समझ में आ जाता। और 90% सारी किताबें कॉमन है, 90% कॉमन है, और सिलेक्शन के लिए सिर्फ 70% चाहिए, और 10% आपको नहीं भी आता तो भी कोई असर नहीं, और 80% पर आप टॉप कर सकते हैं, तो भी उस 10% की तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही किताब वाले कभी टॉपर बन जाते हैं, बहुत सारी किताब पढ़ने वाले सिलेक्शन भी नहीं पा पाते, प्री में ही नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊर्जा वेस्ट की। मतलब सर ये कानून गो वाली जो है ये, हाँ, कानून प्रकाशक की ले लें, कोई सा प्रकाशक, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कोई भी प्रकाशक ले लें। राजस्थली के भी बेर एक्ट हैं, हाँ, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या समझ में आया कि किताबें सीमित रखनी है हमारे पास, हमारे बेर एक्ट, हमारे नोट्स। और मैं आपको एक सलाह दूं, यदि आप और भी अच्छा मेहनत करने की संभावना है, आप और अच्छा कर सकते हैं, तो आपके पास 2 नोट्स तैयार होते हैं। एक तो क्लास नोट्स, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे लिखना है, वो आप लिख लीजिए। और एक आपके जो इंस्टीट्यूट से नोट्स उपलब्ध होते हैं वो, तो जो इंस्टीट्यूट से नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं, आप चाहें तो उन नोट्स को अपने हैंड राइटिंग में और क्लास नोट्स में जो कुछ भी आ रहा है, एडिशनल आ रहा है, उनको आप लिख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे जो भी एडिशन किताबों का निकलता है, मैंने मान लो पहले किताब लिखी थी वो, और हर बार मैं, आप सोचो कि मैं जितने बार पढ़ाता हूँ उतने बार पढ़ता हूँ हमेशा। ये एक अलग बात है कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, मुझे कम लगता होगा क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो बिल्कुल नई सीखी है अभी, फिर मैं उसे अलग से डालता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस क्या आए हैं, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि इस तरह के ये पैटर्न है, ये तरह की चीज़ें पूछी जा रही, तो वो आपको भी करना है। तो यदि संभव है तो जो नोट्स यहाँ से प्रोवाइड करें, अपने बढ़िया रजिस्टर बनाइए, अपने हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, और जब आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख के याद करेंगे तो एक तो लिखने से याद हुआ, दूसरा हर एक स्टूडेंट की क्षमता तब बढ़ जाती है कि उसके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ याद करता है। वो तो प्रिंटर से लिखा हुआ है, जब आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ पढ़ते हैं तो एक तो आपको ज़्यादा याद होगा, एक लिखने से याद होगा, दूसरा चूंकि एग्जाम में लिखना ही है तो आपकी लेखनी अच्छी होगी। पहले मैं सारा लिखाया करता था, लेकिन चूंकि पहले 8-10 एक्ट होते थे जिन्हें पढ़ाया करते थे, एक्ट्स की संख्या बढ़ती गई, लोग एक साल में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, बल्कि और कम समय में क्लियर करना चाहते हैं। तो समझाने का समय कम पड़ने लगा, तो उसका एक विकल्प ढूंढा कि अब कैसे कर सकते हैं। तो लिखाने के बजाय हमने लिख दिया, प्रिंटर जो टाइपिस्ट बैठा है उसने टाइप कर दिया और सारे स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो नुकसान तो है, नुकसान इस बात का है कि आप लिख नहीं रहे, लेकिन यदि आप इसे घर पर लिख लेते हैं तो आपको बेनिफिट हो गया। यहाँ कोर्स जल्दी पूरा किया जा सकता है, आपको ज़्यादा चीज़ें समझाई जा सकती हैं, और लर्न करने वाले एरिया पर ज़्यादा काम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये काम आपको और करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। अब देखो, हम शुरू में CRPC लेते हैं,